नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज है 22 जुलाई। अपन दो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करें। उनमें से पहले हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन लेके आते हैं, उसके बाद अपने मैनेजमेंट का जो टॉपिक पैरेलल चल रहा है, जैसे जैसे आर्टिकल का समय और टाइम पीरियड के अनुकूल उसको ऐड करते हैं, तो अपन वो भी पढ़ेंगे। आज आए हैं EFTA, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, जो यूरोपियन यूनियन के हैं उनके साथ अभी करने जा रहा है भारत। वो 1 अक्टूबर से लागू होंगे। वो 4 देश हैं जो इस आर्टिकल में, आइसलैंड, लिंक्वेस्टन जैसे देश हैं। और ये पेपर अपना RS मेंस पेपर इंडियन इकोनॉमी के साथ आता है, और साथ में करंट टॉपिक के साथ में आता है। साइंस टेक्नोलॉजी सब जुड़ गया है। ये कल वाला है, स्लाइड है। तो दो जो करंट अफेयर और इंडियन इकोनॉमी के साथ में है। तो ये पहला पर्सन मैंने बना के आपको दिया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो UPPCS जैसे अन्य स्टेट PCS में आता है, और RS में इम्पोर्टेंट करंट टॉपिक और इंडियन इकोनॉमी, जिसके अंतर्गत FTA देशों के साथ भारत के EFTA देशों के साथ FTA समझौता से देश को क्या लाभ होंगे। सही बात है। और व्याख्या कीजिए। तो आपको इस पर्सन को लिखना है। पढ़ने के बाद पहले आर्टिकल पढ़िए, उसके बाद आप थॉट सोचिए क्या लाभ हो सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट परिभाषा देखिए, EFT के बीच में समझा के शुरुआत कीजिए भूमिका के साथ, जिससे लाभ होने के बाद फिर निष्कर्ष तक पहुँचिए। और आपको ये स्पेसिफिक एक टर्मिनोलॉजी इसने दी है। चलते हैं अपन आगे कि भारत और EFTA जो व्यापार समझौता होने जा रहा है, कि उसमें क्या है, मतलब है क्यों हो रहा है, क्या है ऐसा, किन देशों के साथ हो रहा है ना, उसी के रिलेटेड में एक आर्टिकल आया है। तो अपन पता है कि EFTA का फुल फॉर्म है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। एक यूरोपियन यूनियन देशों को मिला के एक व्यापार का एक संगठन है, जो 1960 के आसपास एक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों ने ये है। जबकि यहाँ 4 देशों के साथ भारत ने भी साइन किया। ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी नहीं है, फिर भी साइन हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि जिन देशों को पार्ट नहीं होने के बाद ही भारत वहाँ पे सफलता हासिल कर रहा है। जैसे आइसलैंड, लिंक्वेस्टन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जैसे देश, चारों ने भारत के साथ एग्रीमेंट बनाया, अभी साइन हुए। प्रभावी कब होगा? 1 अक्टूबर से होगा। सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार, अगर मान लो प्रीलिम्स में आपका पटवारी देने जा रहे हैं या कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर ऑप्शन आ गए कि उनमें से कौन से, मैंने प्रीलिम्स के क्वेश्चन आगे लिए हैं पीछे, तो आप देखना, शानदार क्वेश्चन है। अगर मान लो को पूछ ले कि EFTA के एग्रीमेंट के समझौता के तहत कौन सा देश सबसे ज़्यादा भागीदारी है, साझेदार है पार्टनरशिप में, तो स्विट्जरलैंड आपका ऑप्शन में आएगा। तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। ये 1 अक्टूबर से लागू हुआ, अभी साइन हुआ है, अभी तक लागू नहीं हुआ है। अब आपके मन में आया होगा कि कितने देशों के साथ समझौता हुआ है अभी तक। EFTA की बात की जाए तो इतने सारे देश हैं, जिनमें से EFTA के 4 देश हैं ही अभी जो हुआ है, साइन हुए। आसियान देश जैसे आसियान है, आगे दक्षिणी कोरिया। ये अगर ऑप्शन में मिले तो आपको याद रखना, जापान, मॉरिशस, आगे UAE जैसे देशों के साथ, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर जैसे देशों के साथ इसने एग्रीमेंट किया। अभी तक UK, कनाडा, इजराइल के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुए। सबसे बड़ा याद रखना, यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट नहीं है। ये जो 4 देश है, ये EU के पार्टनर होने के बावजूद भी इसमें शामिल हुए हैं। अब आगे चलते हैं, क्या कह रहा है आर्टिकल। प्रमुख प्रावधान की बात करें, 100% जो ये 4 देश है, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिंक्वेस्टन, नॉर्वे जैसे देशों ने मिल के 100% कृषि और गैर कृषि के देशों के साथ उत्पादक टैरिफ रियायत, पहला प्रावधान आपको याद रखना। भारत ने 82.7% टैरिफ लाइनों पर रियायत देगा भारत की तरफ से। 95% निर्यात को कवर करेगा। और EFTA देश से 92.2% टैरिफ लाइनों पर रियायत देगा। जो बॉर्डर पे आती है, जो ड्यूटी लगती है, जो टैक्स लगता है, उसी की बात ये कर रहे हैं। तो आपको ये याद रखना कि 92.2% टैरिफ लाइनों को रियायत देगा भारत की। और प्रमुख प्रावधान है 100% गैर कृषि उत्पाद टैरिफ जैसे रियायत शामिल हैं।
तो आपको इस 4-3 पॉइंट जो अभी निकल के आए हैं इसमें से, ये आपको याद रखना। और आगे चलते हैं कि विदेशी निवेश क्या होता है। क्या होता है विदेशी निवेश? जो कोई भी अगर मान लो इस तरह एग्रीमेंट हो रहा तो वो इसलिए कर रहा है ना। एफडीए दो देश, एक तो ऑटोमेटिक आती है और एक अनुमति लेनी होती है, दो तरह की होती है। अगर मान लो कोई निवेश बढ़ रहा है भारत के, तभी तो होगा। जैसे ये इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि $100 बिलियन का निवेश जो दोनों देशों के बीच में व्यापार समझौता है, चारों मिल के हैं, तो विदेशी निवेश पिछले 10 वर्षों में 50 अरब एफडीआई इन देशों से भारत आया है। आप समझो पिछले 10 वर्षों में, तो अब तो साइन भी हो गए, अब तो डिस्काउंट भी, टैरिफ जैसे को रियायत दी जा रही है, तो और बढ़ेगा ना। तो ये जो करते हैं एग्रीमेंट, ये इस लक्ष्य से करते हैं कि एफडीआई ज़्यादा है, रोज़गार ज़्यादा मिले। अब ये समझौते के बाद अगले 5 वर्षों में 50 अरब निवेश की संभावना और है, तो कितनी हो गई? 100 अरब हो गई हैं। तो 100 अरब जैसे पूरे रोज़गार जो निवेश जो आएगा भारत में, उसका फ़ायदा होगा, है ना, बढ़ावा देगा, रणनीतिक एकीकरण जैसे बढ़ावा मिलेगा। अब मान लो आपके एक लाइन क्वेश्चन आया कि ऐप जो फ्री ट्रेड है उसका उद्देश्य क्या होता है। आपको याद रखना, मुख्य उद्देश्य लेकिन राजनीति एकीकरण नहीं करना होता है, व्यापार को बढ़ावा देना होता है। राजनीति एकीकरण नहीं, व्यापार को ही बढ़ावा देने का उद्देश्य होता है। जैसे ये 4 देश हैं, ये सभी देश यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, लेकिन यूरोप से व्यापार करना चाहते हैं। तो वही ना बात, वे चारों ही देश जो ईयू पार्ट नहीं है भारत के साथ अभी तक साइन नहीं हुए, लेकिन ये व्यापार भी वहाँ से करना चाहता है। तो आपको ये ऑप्शन मिल जाए क्या यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं, तो आपको ये याद रखना नहीं है। चारों देश कौन कौन से? आइसलैंड, लिंक्वेस्टिन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं। मैंने आगे बोला था, सॉरी, कि वो है लेकिन है नहीं, याद रखना ये नहीं है चारों देश। आगे चलते हैं कि भी लाभ क्या दोनों पक्ष में। जैसे प्रश्न आया उसी कंडीशन में अपन पढ़ते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा नौकरियों की संभावना बढ़ती है। घरेलू उपभोक्ताओं कम कीमत पर उस गुणवत्ता वाले उत्पाद जैसे चॉकलेट, बिस्किट, घड़ियाँ आदि, भाई टैरिफ नहीं लगेगा तो कम दरों पे ये जो घरेलू जो कंज्यूमर है डेली बेसिस पे, जो चॉकलेट है, बिस्किट है, घड़ियाँ है, तो उनको फ़ायदा मिलेगा, यही होगा। तो ये इसलिए बात कर रहा है। अगर मान लो अगर बात की जाए इन चारों देशों के बीच में, यहाँ 2024 में हस्ताक्षर किए हुए, तो $100 बिलियन से क्या क्या आया इन चारों देशों से। एक तो टेक्नोलॉजी आएगी, रोजगार होगा, तकनीकी जैसे बढ़ावा देखने को मिलेगा। और विलियम जो 100 बिलियन निवेश का बढ़ावा देगा, कौन देगा? ये चारों देश मिलके आने वाला टाइम में। अपन आगे चलते हैं कि रणनीतिक महत्व क्या है। भाई लाभ देख ले, महत्व देख ले। व्यापार, कोई भी अगर रोजगार हो रहा है या एफडीआई आ रही है, क्यों आ रही है? व्यापार, निवेश और इंडस्ट्री जैसे पार्टनरशिप के सहयोग मिले। जैसे अभी टेस्ला का एग्जाम्पल ले लो, बम्बई में बड़ा शोरूम खोल दिया, है ना। तो ये क्या है, जो भी देश अगर आ रहा है तो उद्देश्य क्या है? राजनीतिकीकरण करना नहीं, व्यापार को बढ़ावा देने का। छोटे व्यापारी समूह को अमेरिका जैसी बड़ी शक्तियों को वर्षों सुरक्षा मिलेगी। छोटे व्यापारी समूह हैं जो अमेरिका जैसी बड़ी शक्तियों के वर्षों से, अमेरिका, अब मामला क्या है कि अमेरिका है ना, वो बात बात पे टैरिफ लगा देता है, तो छोटे देशों के साथ नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो अब छोटे देश जितने भी देश है वो समूह बना बना के इस टैरिफ को रोकने के लिए या टैरिफ का अल्टरनेट ऑप्शन निकालने के लिए ये इस तरह का रास्ता अल्टरनेटिव निकाला हुआ है। तो क्यों अमेरिका बार बार ये टैरिफ बढ़ाना घटाना, इसी वजह से ये छोटे देश जो उभरते हुए देश है तो नुकसान है ना। तो इसीलिए ये अब रास्ता तैयार कर रहे हैं कि भाई इस देश इस तरह एक माहौल बनाया जाए। तो EFTA जैसे है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे है, CSCAP जैसे है, तो उनको बढ़ावा देने की बातें हो रही है। डेडिकेटेड भारत और EFTA टास्क फोर्स शुरू की गई है इन देशों के बीच में। मतलब व्यापार को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स, व्यापार सेन श्रृंखला बनाने के लिए डेडिकेटेड बोलते हैं एक, कि आपको इस तरह माल बेचने, इस तरह जो रियायत दी जा रही है वो उनको डेडिकेटेड भारत, आप आगे और जोड़िए देशों को, बताइए, है ना। तो ये इस तरह बातें करते हैं। आगे चलते हैं। ये प्रश्न दिया मैंने कि निम्न में से किस समूह संधि के साथ भारत का औपचारिक व्यापार समझौता FTA अभी तक नहीं पहुंचा? तो आपको ये याद रखना, EFTA मैंने समझा दिया पहले,
आसियान देशों के साथ मॉरिशस के साथ जैसे, और यूरोपियन संघ के साथ नहीं है, क्योंकि ये जो 4 देश है अभी, ये इनका पार्ट नहीं है, ये याद रखना। क्योंकि आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हिसाब से कहीं से भी बन सकता है, तो आपको इस चीज़ से निश्चिंत रहना कि यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं है, लेकिन 4 देश जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। ये मैंने नीचे व्याख्या दे दी है, आप पढ़ लेना। अब आगे चलते हैं कि एक और क्वेश्चन बनाए कि देखिए इस तरह का क्वेश्चन एक आगे और कथन के साथ आ सकता है, उस समय भी सावधान रहना। भारत आसियान समझौता सेवा निवेश दोनों कवर करता है, बात सही है। भारत ने अब तक अमेरिका के साथ कोई औपचारिक एफटीए नहीं किया, बिल्कुल बात सही है। यूरोपियन यूनियन के बीच में एफटीए पूरी तरह से लागू है, अभी तक साइन हुए हैं, लागू भी नहीं हुआ। दूसरी बात, यूरोपियन यूनियन के साथ कोई नहीं है, सिर्फ 4 देशों के साथ है। तो ऑप्शन आपका राइट कौन सा हुआ, 1 और 2। तो आपको इस तरह पढ़ना है। अब आगे चलते हैं, मैनेजमेंट का जो टॉपिक उसमें जो निगम आसार जो व्यवसाय पढ़ रहे थे, व्यवसाय के घटक पढ़े, व्यवसाय के लाभ पढ़ रहे थे, उसी के निधन में कि भी व्यवसाय जो भी कर रहा है उसका कुछ रूल एंड रेगुलेशन तो होगा। कॉरपोरेट को कैसे कंट्रोल किया जाए, महंगाई कैसे, तो बोल रहा है कि नहीं, आपको एक काम करना कि निगम आसार नीति लिया है। क्या है, निगम आसार नीति लेकर आए, जिसको परिभाषा क्या कहता है कि अगर मान लो व्यवसाय में नैतिक मूल्य, मानकों और सिद्धांतों से पालन हो, इसे व्यापारिक निर्णय पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदार, सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए जाना जाता है। कोई भी रमेश बाबू मान लो कोई बिजनेस कर रहा है, आप इस तरह बढ़ावा नहीं दे सकते जिससे नैतिक मूल्य खत्म हो जाए, है ना, जिससे व्यापारिक निर्णय पारदर्शिता, जवाबदेही तय नहीं हो, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं हो। तो आपको ये 3 याद रखना, नैतिक निर्णय, मानकों सिद्धांतों को, पारदर्शिता, निष्पक्षता और ऑनेस्ट ईमानदारी को, जैसे सामाजिक उत्तरदायी के लिए काम किया जाता है, उसको बोलते हैं निगम आसार नीति। बिजनेस को इस तरफ बढ़ावा देने के लिए, मान लो ये कोई मौला है, अब मान लो स्कूल के पास कोई ऐसी दुकान खोल दी शराब की, क्या वो नैतिक मूल्य में आती? बिल्कुल नहीं आती। क्या मानकों सिद्धांतों में आती? नहीं आती है। क्या रूल एंड रेगुलेशन बनाए उनमें आती है? बिल्कुल नहीं आती। क्या पारदर्शिता होगी वहाँ? नहीं होगी। तो इस तरह रोकने के लिए निगम आसार नीति लेकर आया, जिससे व्यवसाय सिद्धांत अपना आरएस के मैनेजमेंट टॉपिक में है, उसी के रिलेटेड अपन ये कीवर्ड या परिभाषा पढ़ रहे। आगे चलते हैं कि व्यवसाय के लिए निगम आसार नीति क्यों आवश्यकता है भाई। अब परिभाषा पढ़ दी मैंने, आपको समझा दिया स्कूल के बाद। भाई आप छोटी सी चीज़ को समझ के एनालिसिस करिए। मान लो क्यों आवश्यकता है, मान लो मैं घर के बाहर खड़ा हूँ और मैं ट्रैफिक चला रहा हूँ, तो पुलिस जो रूल है वो क्यों आवश्यकता है कि हेलमेट लगा के जाओ, क्यों? आपकी सेफ्टी के लिए, किसी को खतरा ना हो। इसीलिए जो बिजनेस कर रहा है वो निगम आसार, बिजनेस इथिक्स, कॉरपोरेट इथिक्स के तहत वो आवश्यकता, ये रूल फॉलो करना। जैसे नैतिक दिशा निर्धारण होना चाहिए, आपको मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। सामाजिक उत्तरदायी पूर्ति, मान लो कोई भी कंपनी है, मोहल्ले में आपने लगा दी, पेड़ काटे, अच्छी बात है, बिजनेस को रोजगार मिला, लेकिन ये पेड़ों का नुकसान, क्या आपने इस समाज के लोगों के लिए कुछ किया वापस? क्या नए जगह पेड़ लगाए? तो ये आपकी सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति होती है। आप जो काम कर रहे हो वो समाज के लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। भ्रष्टाचार और अनैतिकता के संरक्षण कम करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। हितों के टकराव, मान लो डिस्प्यूट हो रहा है, उनको रोकना पड़ेगा। मान लो आपने कोई दुकान खोल दी, तो फिर तो वो भी ये काम करेगा, तो फिर टकराव तो होना ही है। एक रोकेगा और दूसरा लगाएगा, तो बीच में डिस्प्यूट हो गया ना भाई। एक बोलेगा नहीं लगाना इधर धंधा, एक बोलेगा नहीं लगाऊंगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके रूल एंड रेगुलेशन नहीं, इसलिए होगा। इसीलिए लेके आए बिजनेस इथिक्स, कॉरपोरेट इथिक्स को लेके आए। ब्रांड और प्रतिष्ठा की रक्षा, आपने कोई मान लो चाय ब्रांड है, आपने बनाई, उस चाय की ब्रांड बनाने के लिए इस बिजनेस कॉरपोरेट इथिक्स के अनुसार चलना पड़ेगा भाई। इसके अनुसार चले तभी तो आप ब्रांड को सभी को बनाए रखेंगे, अपना वैल्यू को बढ़ाए रखेंगे। नहीं तो रूल एंड रेगुलेशन नहीं होगा तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। विधिक दायित्वों का अनुपालन, निवेशकों और उपभोक्ताओं का विश्वास, सतत विकास और ESG लक्ष्यों में सहायक, कार्य संस्कृति और नवाचार में प्रोत्साहन, ये है बिजनेस इथिक्स, कॉरपोरेट इथिक्स के लिए आवश्यकता है। तो आपको मैंने इस तरह पढ़ा है। नेक्स्ट इसी स्लाइड पे आगे कल और पढ़ेंगे, और EFTA को पढ़ के प्रश्न सॉल्व कीजिए,
प्री के प्रश्न दिए उसको भी सॉल्व कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी दोस्तों को इस तरफ बढ़ावा दीजिए जिससे मेरे को और आपको दोनों को काम करने का मज़ा आए और ये आग एग्ज़ाम के अंदर आपको बिल्कुल सरल और आसान शब्दों में लिखने के लिए मजबूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन के साथ।